नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में जो है ये क्वेश्चन 37 नंबर जो है मतलब आधा से छूट गया था, तो इसलिए पहले हम इसको देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। अभी जो हम लोग ये जो कंप्लीट कर रहे हैं, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो मोटा वाला बुक है, मैं बुक भी दिखा दूँ आप लोगों को। ये जो लुसेंट का, आप इस बुक से परिचित होंगे, ये लुसेंट का मोटा वाला बुक है। इसी बुक को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो है फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसमें हम लोगों ने देखा है भौतिक का, ये जो फिजिक्स का हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये जो यांत्रिकी है मैकेनिक्स, इसको देख लिए। इसमें जो है हम लोगों ने 37 नंबर प्रश्न देखे फर्स्ट पार्ट में। अब जो है सेकेंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे 37 के बाद। तो ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का ये आपका दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अगर उससे आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे जा करके देख लीजिए। और आपको चैनल पे जो है लुसेंट का जो भी चीज़ है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी है, और धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आज का जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 37 नंबर से। देखिए 37 नंबर जो है प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। कोई भी पिंड है उसके द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, क्यों होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। ये कह रहा है कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। बी है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। और आपका सी है, कह रहा है कि दोनों सत्य है, और डी है, कह रहा है कि दोनों गलत है। देखिए असल में होता क्या है कि जो कोई पिंड है उसका द्रव्यमान जो क्या होता है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, ठीक है, और भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक, तो इस चीज़ को परिवर्तनीय, देखिए परिवर्तनीय, भार जो है परिवर्तनीय क्यों होता है, भार क्या होता है, भार को बोलते हैं वेट। डब्लू बराबर फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। हर अगर मतलब जो है जैसे अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स माना जाता है, और वही जो है मून पर, चंद्रमा पर क्या माना जाता है, जो पृथ्वी पर है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका 1/6 माना जाता है। इसीलिए जो वेट होता है परिवर्तनीयशील होता है, लेकिन मास क्या होती है, मतलब परिवर्तनीयशील, स्थिर होती है हर जगह। तो 37 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 38 का रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। इसका मतलब देखिए प्रश्न का मतलब हुआ किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में। स्थिति का मतलब जैसे सपोज करिए यहाँ कोई बॉल रखा हुआ है, क्रिकेट का जो आप बॉल देखते हैं, ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन है, अगर इसको बैट से हम लोग मारेंगे नहीं तब तक ये क्या होगा, मतलब इधर से उधर नहीं जाएगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, और ये है गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो ये जो है न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। मतलब कोई वस्तु स्थिर स्थिति में है तो वह अपने आप को हमेशा स्थिर स्थिति में बनाए रखना चाहता है, या जो गतिशील है वो अपनी गति मतलब उसी अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, ठीक है। तो जैसे इसी के आप सुने होइएगा कि जैसे कोई कंबल है उस पे जो हम लोग कोई छड़ी से प्रहार करते हैं तो उसका क्या होता है, जो उस पे जो डस्ट होता है वो गिर जाता है। और एक और एग्जांपल, जैसे चलती हुई जो बस होती है उस पे हम लोग क्या होते हैं, खड़े होते हैं, बस अचानक चलती है तो हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मतलब पीछे की ओर गिरने लगता है कि जैसे पीछे की ओर गिर जाएंगे। ये क्या होता है कि हम लोग जिस अवस्था में, उसी कोई पिंड होती है जिस अवस्था में, उसी अवस्था में वो रहना चाहता है, ठीक। तो प्रथम नियम यही कहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर का प्रश्न। 39 नंबर का रहा है कि किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के बारे में पूछा जा रहा है। तो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है, और बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, और डी कह रहा है कि शून्य होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा
किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसको जो है ये फॉर्मूला से समझते हैं क्या होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा F बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, F बराबर ma होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम त्वरण को क्या करेंगे, निकालेंगे। त्वरण क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा F/m हो जाएगा, है कि नहीं। तो बल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किसी मतलब असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होगा बल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए ये जो त्वरण है, तो यहाँ A जो है क्या है, F का A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F का, मतलब ये क्या है, अनुत्क्रमानुपाती है। बल जो है, त्वरण जो है बल का अनुत्क्रमानुपाती है। 39, चलिए 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जो 40वां आपका प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 40 कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम, तीसरा नियम क्या कहता है, मतलब तीसरा नियम होता है कि कोई भी जो क्रिया बल होती है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। इसका न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है क्या है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए 40। बी कह रहा है कि भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। सी कह रहा है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। और डी कह रहा है कि का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल से संबद्ध बल जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये आपका 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हमेशा क्या होगा, तब तो होती है, देखिए जो जैसे बंदूक से गोली चलती है तो क्या सुनते हैं कि बंदूक से जो गोली चलती है तो पीछे की ओर धक्का मारता है कि नहीं। तो जो प्रतिक्रिया बल होती है, मतलब हम लोगों ने बंदूक के गोली पर बल लगा और उन्होंने प्रतिक्रिया किया, गोली बल से प्रतिक्रिया किया बंदूक पर, तो दोनों मतलब दोनों पे हुआ बल का इफेक्ट। तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ये कह रहा है। इसीलिए आपका 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। भी कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो अभी ही हम लोगों ने देखा कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्या कहता है कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल ये जो होता है मतलब के बराबर होती है। तो ये तृतीय नियम कहता है। इसीलिए इस तृतीय नियम के अनुसार ही, जैसे हम लोग किसी नाव से अगर किसी किनारे पर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर मतलब धक्का लग जाता है, पीछे की ओर चली जाती है, या बंदूक से जो गोली निकलती है तो बंदूक को भी पीछे की ओर झटका मारता है कि नहीं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। आपके ऑप्शन है ए प्रथम नियम, 2 है द्वितीयक नियम, 3 है तृतीयक नियम और 4 है उपयुक्त सभी। तो ये जो है तृतीय नियम, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन के गति किस नियम, मतलब जल है, सपोज करिए ये नदी है, इसमें क्या है, जल है। यहाँ ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ये भी नीचे से हमको क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाएंगे, तो जो वस्तु होती है अंदर नहीं जा पाती है इस बल के कारण, और ये ऊपर में तैरती रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 43 नंबर कह रहा है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है, ये न्यूटन साहब का, एक है आइंस्टीन साहब का, आर्किमिडीज, ये तो जल से संबंधित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, ये है गैलीलियो साहब। तो 43 का आपका ऑप्शन जो होगा ये न्यूटन साहब ने ही ऐसी बातें बोली थी कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो आपका जो है न्यूटन साहब का ये कथन जो है न्यूटन साहब का है। चलिए 44 नंबर कह रहा है कि बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा कहाँ से आती है, गति के पहले नियम से, 2 कह रहा है कि गति के दूसरे नियम से, और 3 कह रहा है कि गति के तीसरे नियम से, 4 है डी है आपका गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो ये जो है गति के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा आती है, और गति के दूसरे नियम से जो है बल का जो है फॉर्मूला मिलता है, हमको सूत्र मिल जाता है।
तो ये याद रखेंगे कि 44 का ए ऑप्शन सही होगा। 45 कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए गतिहीनता, बी कह रहा है कि जरूरत, सी कह रहा है कुलभार और डी कह रहा है कि अक्रियता। तो आपका ये जरूरत तो सही हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए एक बार प्रश्न फिर से देख लेते, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की अवस्था में स्थिर रहती है, स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ये जड़त्व का नियम कहता है। ठीक है, चलिए 45-46 नंबर दिखा रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसको और क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम बोलते हैं। बी कह रहा है कि जड़त्व का नियम बोलते हैं, सी कह रहा है कि ऊर्जा का नियम बोलते हैं और डी कह रहा है कि संवेग का नियम बोलते हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे जड़त्व का नियम भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जड़त्व का नियम भी वही कहता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में होती है वह उसी स्थिति में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। चलिए 47 नंबर कह रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? कोई गाड़ी जो है घोड़ा खींचता है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, सी कह रहा है कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल और डी कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा 47 का, मतलब पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। देखिए क्या होता है कि जैसे घोड़ा चल रही है तो घोड़ा तो पृथ्वी पर बल लगाएगी, तो प्रतिक्रिया बल में पृथ्वी की भी क्या करेगी? घोड़े पर बल लगाएगी, और घोड़े पर बल लगाएगी तो क्या होगा? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण चलता है? तो यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का डी। चलिए 48 नंबर कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, कोई बस है वो चल रही है तो अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? देखिए ये बातें मैं चर्चा कर चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि आपके ऑप्शन है ए सापेक्षता सिद्धांत, बी कह रहा है न्यूटन का पहला नियम, सी कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम और डी कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये जो होगा न्यूटन के पहले नियम से आपका ये बातें जो है न्यूटन का पहला नियम कहता है। मतलब कोई बस है, इससे पहले मैं चर्चा किया हूँ कि जो आप बस में पहले से बैठे हैं या खड़े हैं, बस अचानक चल पड़ती है तो क्या होता है कि आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। वही बात है कि अगर बस चल रही है मतलब स्पीड में है, गति में है, उसका कुछ भी गति हो सकता है, तो हम बस के साथ हम लोग भी क्या हैं? गति में हैं। जब बस में अचानक ब्रेक लगेगी तो क्या होगा? हम लोग आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे, लगेगा आगे की तरफ गिर रहे हैं, है कि नहीं? ये क्यों होता है? न्यूटन के पहला नियम। क्यों? पहला नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। चलिए 49वां प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके ऑप्शन से न्यूटन का तृतीय नियम, 2 है न्यूटन का प्रथम नियम, सी है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये क्या होगा? देखिए बिल्कुल ये बहुत ही आसान है, न्यूटन का तृतीय नियम। क्यों? क्योंकि ये रॉकेट है, क्या आपका ये रॉकेट है और रॉकेट के पीछे से क्या होती है? ईंधन निकलती है एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में, और ये ईंधन क्या करती है? यहाँ जो सपोज करिए यहाँ जो हवा का कण है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, जोर लगाती है। तो ये अगर इधर बल लगाती है क्रिया बल, तो ये भी तो इधर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, तो ये भी प्रतिक्रिया बल लगाएगी तो यह क्या करेगी? इसको धकेल देगी, तो ये आगे की ओर भागेगा। सेम जैसे आपको किसी से झगड़ा हो गया या कुछ हुआ, आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो वो प्रतिक्रिया बल में क्या करेगा? जैसे आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भी प्रतिक्रिया बल में एक थप्पड़ आपको मारेगा। हो सकता है 2 थप्पड़ भी मारे, ज़्यादा बदमाश है तो 10 थप्पड़ भी मारे। इसीलिए न्यूटन का गति का तृतीय नियम यहाँ भी लागू होता है हम लोगों के जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी। तो इससे ये भी ज्ञान मिलता है कि किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, झगड़ा करना चाहिए जब बलशाली हो तो। चलिए देख लेते हैं रॉकेट का तृतीय नियम, देख लिया 50वां प्रश्न कह रहा है आपका कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट होकर आ रहा है, बस थोड़े शब्द आपके चेंज हैं, पोजीशन चेंज है और चीज़ें चेंज है, लेकिन सेंस वही है। कह रहा है कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है। अश्व मतलब घोड़ा पर आप कोई बैठा हुआ और एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व को आप बस समझ लीजिए, उस पर जो बैठा यात्री है वो खुद को आप समझ लीजिए। एकाएक बस चलने लगेगी तो आप क्या करेंगे?
पीछे की ओर झुकेंगे या गिरना मतलब गिर सकते हैं। तो इसको ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है ए जड़त्व के कारण, बी है जड़त्व आघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व और डी है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम तो होगा ही नहीं। तो इसका जो है 50 का आपका सी ऑप्शन सही हो गया। मतलब विश्राम जड़त्व के कारण आप जो है जो वस्तु थी, मतलब आप जो थे घोड़ा पर क्या थे? विश्राम जड़त्व की अवस्था में थे और एकाएक घोड़ा चलने लगा तो हम लोग क्या करेंगे? आगे की ओर झुकेंगे या गिर भी सकते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आप देखे होंगे जब विराट कोहली कैच करते हैं कोई बल्ब का जो बल्ब बोल दिए बॉल का जैसे ऐसे मतलब गेंद मारा बैट से वो उड़ के जाता है और कोई प्लेयर ऐसे कैच करता है। तो कैच करता है तो ये नहीं कि जहाँ हाथ कैच किया हाथ वहीं रह गया, उसको ऐसे बॉल को अपने हाथ में लेके पीछे की ओर बिल्कुल खींचता है। ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि आपके ऑप्शंस हैं बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी कह रहा है कि बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है और सी कह रहा है कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता, और डी कह रहा है कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जब बॉल पकड़ते हैं उसको तुरंत पीछे की ओर खींचते हैं तो उसको विश्राम हाथ पे जो है चोट लगने का जो मतलब होता है वो भी कम हो जाता है और विश्राम की स्थिति में आ सकती है। मतलब टाइम पीरियड वहाँ बढ़ जाता है विश्राम की स्थिति आने में, तो हाथ पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और ये जो मेन कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, तो इसीलिए जो है खींचता है। ठीक है, अगर नहीं खींचेगा तो मैक्सिमम चांस है कि कैच छूट जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बल गुणनफल है। बल जो है फोर्स जो है किसका गुणनफल है? ये जो फॉर्मूला मैं 3-4 बार लिख चुका हूँ। होता है आपके ऑप्शन से ए द्रव्यमान और वेग का, बी कह रहा है कि द्रव्यमान और त्वरण का, सी कह रहा है कि भार और वेग का, डी कह रहा है कि भार और त्वरण का। तो एफ बराबर हमने लिखा है एम ए, क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान और त्वरण। तो आपका 52 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति है चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी कह रहा है कि भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी कह रहा है कि भार में परिवर्तन होता है और डी कह रहा है कि मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो ये क्या होता है? भार घट जाता है। भार क्यों मतलब इसे पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ, या पहले वाले क्या होता है कि भार जो होता है वेट वो होता है mg, और जी क्या होता है? पृथ्वी पर जो है जो जी का मान जो है वो चंद्रमा पर क्या होता है? 1/6 हो जाती है, मतलब जी 1/6 हो जाती है, तो जी तो भार तो घटेगा ही, है कि नहीं? और तो आपका क्या होगा? 53 का भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जो मात्रा है वो तो अपरिवर्तित रहेगा। तो 53 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 54 कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन से बढ़ता है, बी कह रहा है कि घटता है, सी कह रहा है कि वही बना रहता है और डी कह रहा है कि 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। क्या होगा आपका? बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन टेक्निकल है, आप इसको भूल सकते हैं क्योंकि बढ़ना घटना दो ही शब्द याद होता है। अगर यही चीज़ भूमध्य रेखा से यहाँ ध्रुव से भूमध्य जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। भूमध्य से क्या करेंगे? ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। चलिए 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि शरीर का वजन जो है, शरीर का जो वजन होता है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। बी कह रहा है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और डी कह रहा है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो 55 का जो है ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56वां प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा एक सेकेंड फिर से प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में
चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। जैसे आप जो हैं अगर पृथ्वी पर हैं, ये अर्थ पर हैं और यहाँ उछलते हैं, सपोज कर लीजिए कूदते हैं और आपने 4 फीट या 3 फीट यहाँ पर जो है आपने जंप किया, कूदा, और वही आपका चंद्रमा पर मतलब मून पर जब आप जंप करेंगे तो ज़्यादा जंप करेंगे, ठीक है, 6 गुना जंप करेंगे। तो ऐसा क्यों हो जाता है, देख लीजिए। कारण आपका ए है चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, ये बिल्कुल भी कारण नहीं है। बी कह रहा है कि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है। सी कह रहा है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। और डी कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से 6 गुना ज़्यादा वहाँ क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, बिल्कुल कम होता है। कितना कम होता है, 1/6 कम होता है। पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वही चंद्रमा पर जी का मान g/6 हो जाता है, उसका 6ठा भाग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अब 57 नंबर कह रहा है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन आपका 20 जूल है, 200 जूल है, 281 जूल है और 0 है। आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कार्य जो होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। तो आप यहाँ खड़े हैं और 1 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई वस्तु एकदम पकड़े हुए हैं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन 0 है। तो क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, कार्य होता है W बराबर FD मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा, फोर्स कुछ भी आप लगा लीजिए तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, जो आपने कार्य किया वो 0 होगा। इसीलिए तो कुल्ली के द्वारा, कुल्ली जो होते हैं अपने सिर पर आप जो कोई भी वस्तु ढोते हैं तो क्या हो जाता है, कुल्ली द्वारा किया गया कार्य को 0 माना जाता है। तो ये साइंस का फॉर्मूला है, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 57 का। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है, पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। देखिए वही क्वेश्चन है सेम जो इससे पहले आपने 57 देखा, उसी क्वेश्चन को इसे ये बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा स्पष्ट किया गया है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति छोड़िए, आप है, ठीक है, और आपको आपके बगल, आपको जो बगल वाला है रामू, उसका ये दीवार है। आपको आप जब घर गए पढ़ के पटना से, आपकी मम्मी बोली कि बेटा उस जो दीवार जोड़ा है वो अपना ज़मीन में, अपना ज़मीन यहाँ तक है, उसने जो है यहाँ जोड़ दिया, इतना आपका ज़मीन कब्जा कर लिया। आप गए एकदम गुस्से से, तुरंत इस दीवार पर जो आपने बल लगाना शुरू किया कि मैं दीवार क्या करूँगा, गिरा दूँगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, उस पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है और आप तो दीवार तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, विस्थापित करने में असफल रहता है। विस्थापित करने का मतलब क्या है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होगा, यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पहुँचा देते या गिरा देते तो विस्थापित होता है, लेकिन वो क्या होता, आप असफल रहते तो वह करता है। आप क्या करते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ऋणात्मक कार्य करते हैं, धनात्मक करते हैं, परंतु अधिकतम कार्य नहीं है। और सी कह रहा है कि अधिकतम कार्य है। तो जब कोई किसी वस्तु में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो आपने कितना भी मेहनत कर लिया लेकिन आपने 0 कार्य किया। और विस्थापन क्या होता है, देखिए जैसे आपका रूम यहाँ है, आप पटना में रह रहे हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ से आप मुसल्लमपुर हाट गए, ऐसे ऐसे करके यहाँ आपने 1 किलो मुर्गा खरीद लिया, ठीक है, और पार्टनर को भी फ़ोन कर दिया कि आ जाओ 1 किलो मुर्गा लेके आए हैं, आज पार्टी चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ खरीद करके आप 1 किलो मुर्गा हाथ में लिए खुशी खुशी दूसरे रोड से आप अपने रूम पे आ गए। तो आप यहाँ से जो यहाँ गए और फिर यहाँ आए, ये जो डिस्टेंस हुआ ये दूरी हुआ, आपने दूरी तय किया, लेकिन यहाँ से गए और फिर यहाँ आ गए तो आपके बीच का जो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बातें यहाँ थी, दीवार में कोई विस्थापन हुआ नहीं तो आपने क्या किया, कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। चलिए 58 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, कोई भी कार्य नहीं है। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है,
क्यों? पहाड़ी पर बिल्कुल पहाड़ जो है ऐसे होती है, तो आप लोग जो चढ़ते हैं तो सीधा यहाँ जो 90 डिग्री, जैसे पृथ्वी पर हम लोग खड़े होते हैं, पृथ्वी पर 90 डिग्री पर खड़े होते हैं ऐसे सीधा, लेकिन यहाँ 90 डिग्री पर खड़े होंगे, ये ऐसा है तो 90 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, ढप से गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब ऐसे झुके रहते हैं, ऐसे झुके रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका ऑप्शन कह रहा है कि तेज चलने के लिए, बी कह रहा है कि फिसलने की संभावना कम हो जाए, और सी कह रहा है कि शक्ति संरक्षण के लिए, और डी कह रहा है कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो आपका जो है 59 का डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने का अर्थ है यहाँ पर कि आप जो पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे हैं तो आगे की ओर जो झुकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन, मतलब आपकी स्थिति मजबूत बनाने के लिए, कि अगर यहाँ हमारी पकड़ मजबूत नहीं होगी तो क्या करेंगे हम लोग, ढब से नीचे गिर जाएंगे, गिरेंगे तो फिर क्या होगा, सो तो आप समझ ही रहे हैं। तो यही ऑप्शन आपका 59 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60 कह रहा है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार, पीसा का मीनार आप सुने होंगे, तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? जो आपका जो घर बना होगा या आप कहीं कुछ देखे होंगे, या टावर लगा होता है, जो अर्थ होता है, पृथ्वी होता है, एकदम 90 डिग्री पे बना होता है, सीधा बना होता है, अगर यही थोड़ा झुक जाएगा तो क्या होगा, ढब से गिर जाएगा नीचे, है कि नहीं। तो पीसा का जो मीनार है वो तिरछी है, मतलब कुछ एंगल पे झुका हुआ है, फिर भी वो नहीं गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि आपके ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बी कह रहा है कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। सी कह रहा है कि इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव, और डी कह रहा है यह एक आश्चर्य है। तो असल में बात है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ठीक। तो इसीलिए पीसा का जो मीनार है वो वर्षों से तिरछी अवस्था में खड़ी है, लेकिन गिर नहीं रही है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 61 कह रहा है कि जाड़े की रातों को अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। ऐसा जब कोई ठंडा प्रदेश में रहते हैं तो देखते होइएगा कि जो पाइप होती है पानी की, ये जाड़े की ठंड में ये पाइप अक्सर फट जाया करती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपके ऑप्शन से जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। भैया अगर ये मान के चलिए इतना बड़ा है और ये जो इसमें जो पानी है पाइप में, अगर ये जम गया और घनत्व कम हो जाएगा तो इस पर तो दबाव ही नहीं पड़ेगा, तो ये फटेगा क्यों? इसको थोड़ी ना मंसन की चढ़ा हुआ कि फट जाएगा। बी कह रहा है कि जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, ये बात सही है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। सी कह रहा है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल, पानी का क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या होता है, जैसे इस बर्तन में जो पानी है, सपोज करिए जितना ये एरिया में भरा हुआ है उसको बोलते हैं आयतन, और जब ये जमता है तो आयतन बढ़ जाता है। इसका मतलब पाइप में पानी है, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या करेगा, दोनों साइड ये दबाव डालेगी इस पाइप पर, और दबाव डालेगी तो क्या होगा, पाइप जो है फट जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते। कह रहा है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? कोई पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों होगा? जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बी कह रहा है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सी कह रहा है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। और सी कह रहा है कि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए आपका ये जो है सी ऑप्शन 62 का सी होगा, क्योंकि जब जल जो होती है, जब पानी होती है, जब जमती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो बोतल भी फट सकता है, पाइप भी फट सकता है, या जिस चीज़ में है वो फट सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 63 नंबर। कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। जल के आयतन में ए है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी कह रहा है कि आयतन पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। सी कह रहा है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी कह रहा है कि पानी जम जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ये सही होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देखिए क्या होता है, 9 डिग्री से गिर रहा है 4 डिग्री पर, है कि नहीं, 3 डिग्री पर। जो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। घनत्व मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, आयतन मिनिमम है।
क्या होगा, आयतन मिनिमम होगा। तो 9 डिग्री से 4 डिग्री की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आयतन घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसका जो है घनत्व बढ़ेगा और फिर 4 डिग्री से जब नीचे जाएगा मतलब 1 डिग्री तक फिर क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलिए 64 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 64 जो है कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। आपके ऑप्शन सही है, नाव के भार से कम, बी कह रहा है नाव के भार से ज़्यादा, सी कह रहा है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है, और डी कह रहा है कि नाव के भार के बराबर है 64। इसकी ये जो है ये सही होगा, क्योंकि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव मतलब कोई धातु की नाव जो है, इस्पात की जो है नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अब कोई यहाँ पानी है और इस पर कोई नाव ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ये तो नहीं होता है कि पूरा नाव पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, कुछ पार्ट पानी के अंदर डूबा है और कुछ पार्ट पानी के ऊपर हुआ था। जो पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है तो जो विस्थापित पानी होती है नाव के द्वारा, जो विस्थापित पानी होगी वो जो अंदर डूबा हुआ पार्ट है उसके भार के बराबर होगा। इसीलिए 64 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाता है। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, इससे पहले मैं इसका चर्चा कर चुका हूँ। कह रहा है कि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम होगा, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम और गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन होगा। तो ये जो है गति का पहला नियम लागू होगा। मैं कंबल का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वही कालीन समझ लीजिए, कंबल समझ लीजिए, उसकी सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छड़ी से जोर जोर से पीटते हैं। उसमें जो कण होता है वो क्या होता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार कोई वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहेगी और जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में, तो वो तो पहले से स्थिर होती है, उसको एकाएक सटाक से छड़ी मार देते हैं तो वो क्या होता है, वो गतिशील अवस्था में आती है और वो नीचे गिर जाती है कंबल से। इसलिए इस तरह से आपका कंबल साफ हो जाता है। तो आज क्या करिए, आपके घर की सफाई करिए, लाठी लीजिए, सबको एक दिशा से साफ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सबको साफ करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों। बर्फ़ सड़क से सख्त होता है, बी कह रहा है कि सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, सी कह रहा है कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, और डी कह रहा है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, असल में बर्फ़, पानी जो जमने के बाद बर्फ़ बनता है तो वो स्लिप करता है, मतलब फिसलन वाली एरिया बन जाती है। उस पर जब आप पाँव रखेंगे, दबाव डालेंगे तो आप पाँव स्लिप कर जाएगा। पाँव जब स्लिप करेगा, अगर धरती पर ही हम लोग जब बारिश का टाइम होता है तो चलते चलते कहीं ज़मीन पर क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि पाँव स्लिप कर जाता है। मतलब आपने बल लगाया और ये पृथ्वी जो आप पे बल लगाएगी तो बल लगाया ही नहीं, आप तो स्लिप कर गए फिसलन के कारण। तो बस यही चीज़ें होगा कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, मतलब घर्षण कम होगा तो पाँव स्लिप कर जाएगा, पाँव स्लिप करेगा तो आप क्या करेंगे, गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 67 कह रहा है कि रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वही बातें हैं, यहाँ थी सड़क, यहाँ है रोरी युक्त सड़क। रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होगा, बातें तो वही लगभग होगी। कह रहा है कि आपके ऑप्शन से ए, बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोरी कठोर होती है। बी कह रहा है कि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पैर और बर्फ़, आपका जो पाँव है और बर्फ़ के मध्य जो घर्षण बल होगा वह घर्षण बल रोरी व पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होगा, तो इसलिए वहाँ भी आप क्या करेंगे, नहीं चल पाएंगे। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 का रहा है कि लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र, कोई लकड़ी का जो है सिलेंडराकार मतलब पात्र है, मतलब बर्तन है, बैरल है, तो को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है।
मतलब ऐसा जो आपके पास सिलिंड्रिकल, मतलब आपके पास जो बेलन है जैसे आप रोटी बनाते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। बेलन है आपके पास, को खींचना, बेलन तो हल्का है इसलिए आप सोचेंगे हम खींच लेंगे, लेकिन समझिए वो बेलन के जैसा कोई बड़ा सा चीज़ हो जाए तो उसको आप खींचना है। आपको खींचना और लुढ़काना, खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों होता है? आपके ऑप्शन से जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्य होता है। बी कह रहा है कि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलना अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। और सी कह रहा है कि खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। और डी कह रहा है उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प हो सकता है। तो आपका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मतलब लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कना का मतलब क्या है? इसको ये समझिए कि ये आपका बेलन है, इस तरह का है कि नहीं, इस तरह का बेलन होता है। इसको क्या करना है? आपको गुरकाना है, तो गुरकाने में आराम से गुरक जाएगा। और जब इसको खींचेंगे तो खींचने में क्या होगा? बल ज़्यादा लगेगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और शेयर निश्चित रूप से करिए। आप लोग जो है वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, देख लेते हैं निकल जाते हैं, लेकिन लाइक करना आप भूलिए मत। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? आपको ऑप्शन से ए पहले जितना होगा, बी कह रहा है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, और सी कह रहा है कि थोड़ा नीचे जाएगा, और डी कह रहा है कि ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। 69 देखिए क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब वह जहाज का स्तर जो होगा थोड़ा ऊपर आएगा। 69 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 70वां प्रश्न जो है कह रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? पारे का अर्थ यहाँ पर है, आपके गांव में जो पारा है वो पारा नहीं है, ये पारा जो थर्मामीटर में पारा यूज करते हैं ना, वो पारा है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? जबकि यह पानी में डूब जाती है। जब लोहा का कील आप देखेंगे पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन वही पारा में डालेंगे पारे में तो वो नहीं डूबेगा। क्यों होता है ऐसा? आपके ऑप्शन से लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी कह रहा है कि लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी कह रहा है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। डी कह रहा है कि पारा पानी से भारी है। ये जो है सी ऑप्शन सही होगा। लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। तो अगर घनत्व कम होगा तो क्या होगा? पारे में तैरेगा, और पानी से घनत्व अधिक होता है तो पानी में डूब जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? आपके ऑप्शन से विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी कह रहा है कि विस्थापित पानी के भार से कम, सी कह रहा है विस्थापित पानी के भार से अधिक, और डी कह रहा है कि विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो आपका जो ए ऑप्शन सही होगा, मतलब विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब कोई ठोस पिंड पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में उतना ही ह्रास होता है, मतलब उतना ही भार कम होगा जितना वो पानी को विस्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? बर्फ जो है पानी में क्या करता है? बर्फ मिलाएंगे पानी में, डाल देंगे तो तैरेगा, ऊपर ऊपर ऐसे छतलाएगा। लेकिन जब बर्फ़ को अल्कोहल में आप लोग जब पीते हैं अल्कोहल, तो क्या करते हैं? बर्फ़ को डाल देते हैं और तब मज़ा लेके पीते हैं, है कि नहीं? तो बर्फ़ पानी में डूब जाता है और अल्कोहल में बर्फ़ पानी में तैरता है जबकि अल्कोहल में डूब जाता है। क्यों होता है? ये कह रहा है कि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। पारदर्शी से क्या लेना देना है यहाँ पर? बी कह रहा है कि बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। सी कह रहा है कि बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। टी कह रहा है कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है
तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 72 नंबर प्रश्न 73 अब देख लेते हैं। 73 कह रहा है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि जब स्टील की गोली होती है वो पारा में जब आप उसे डुबाएंगे तो वो तैरने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन सही है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। बी कह रहा है कि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। सी कह रहा है कि स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होता है। डी कह रहा है कि गोली तैर नहीं सकती। चलिए 73 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब पारा का जो घनत्व होता है, पारा का अर्थ यहाँ मरकरी से है, Hg से है, ठीक है। घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल स्टील से घनत्व अधिक होगा तो ही क्या होगा, पारा में जो है स्टील की गोली तैरने लगेगी। 74 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने दूसरा चीज़ लिया, कभी गोली लिया तो कभी कुछ लिया। अब जो है हम लोग लोहे का गेंद ले लेते हैं, पारद या मरकरी, वही है, यहाँ भी इसे भी पारा बोल सकते हैं, मरकरी Hg से भरी बाल्टी में, यहाँ बाल्टी भर देते हैं, उसमें ले लेते हैं पारा और क्या करते हैं, लोहे का गेंद एक उसमें बाल्टी में गिराते हैं, डाल देते हैं। तो क्या होगा, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगा, मतलब उसमें डूब जाएगा। यही बस सेंस वही है कि लोहे का जो गेंद है पारा में डूब जाएगा। बी है यह पारे की सतह पर तैरेगा, मतलब ऊपर तैरने लगेगा। सी है यह घुल जाएगा, मतलब जब लोहा आप पारा में डालेंगे तो क्या वो घुल जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब लोहे की गेंद भी पारे की सतह पर तैरेगी। ठीक है, चलिए 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 75वां प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? जल का घनत्व, देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले प्रश्न दूसरा था, लेकिन मैं ये चीज़ चर्चा कर चुका हूँ कि जल का जो घनत्व तो होता है वो कब मैक्सिमम होता है, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। तब तो था 9 डिग्री से 3 डिग्री तक ले जा रहे थे। तो देखिए घनत्व तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा जहाँ पर, तो आयतन क्या होगी, वो मिनिमम हो जाएगा। 4 डिग्री पर क्या था, आयतन मिनिमम हो जाता है, तो घनत्व तो क्या है, यहाँ पर अधिकतम है, मतलब मैक्सिमम है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब कम से कम हो जाएगा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है घनत्व और आयतन। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेवेंटी 76 कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होती, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? आपके ऑप्शन से ए आयतन, बी कह रहा है कि भार, सी कह रहा है द्रव्यमान और डी कह रहा है कि घनत्व। तो मात्रा बदलने पर घनत्व जो है ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान, देखिए आयतन क्या होगा, मान के चलिए वस्तु की मात्रा बदलते हैं, मतलब 1 kg आप यहाँ दूध रख लिए, ठीक है, उसके बाद 1 kg से फिर 2 kg कर लिए, तो आयतन तो बढ़ेगा भैया। पहले किसी बर्तन में यहाँ तक था, 2 किलो रखेंगे तो फिर ऊपर आएगा, यहाँ तक हो जाएगा। भार भी बढ़ जाएगा, पहले 1 kg था, आपने 2 kg डाला, 2 kg हो जाएगा। द्रव्यमान बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन घनत्व तो क्या होगा, घनत्व तो इसको कितना भी रख ले, घनत्व जो होगा उसका वो हमेशा समान ही रहेगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं। देखिए घनत्व तो क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, कोई चीज़ें हैं और उसको इतना एरिया में उसकी जो कितनी मात्राएं हैं, किस मतलब तरह से वो है, कोई भी चीज़ें, वही घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? कोई भी तैराक जो होता है नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, जब कोई नाव नदी में जैसे तैर रही है, उसके बाद जो है नदी से वो समुद्र में जाएगी तो उसका क्या होता था, लेवल जो होता था ऊपर उठ जाता था। तो क्यों होता था, वही उस प्रश्न का भी आंसर इस तरह से यहाँ से ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब होगा। देखिए तैराक को नदी के मुकाबले, आप जो हैं अगर नदी में तैरते हैं और फिर आप समुद्र के पानी में तैरेंगे तो तैरना आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए आपके ऑप्शन सही है, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है,
बी कह रहा है कि समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायता करती है। सी कह रहा है कि समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। और डी कह रहा है कि समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो 77 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। मतलब समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है उस पर क्या होता है, तैरना आसान हो जाता है। समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है नदी के पानी के अपेक्षा। 78 नंबर, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो है किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आपके ऑप्शन से ए निम्न दाब के कारण, बी कह रहा है कि निम्न घनत्व के कारण, सी कह रहा है कि निम्न श्यानता के कारण, और डी कह रहा है कि निम्न तापमान के कारण। तो असल में बादल जो है वायुमंडल में तैरता है वो निम्न घनत्व के कारण, मतलब उसका घनत्व क्या है, कम है, और वो तैरने मतलब इस कारण वो जो है तैरता है। तो 78 का जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 79 कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग मतलब आइस मतलब बर्फ़ का कोई एक छोटा सा टुकड़ा है ये, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है समुद्र में प्लवन कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब एक तरह समझिए कि सतह पे तैर रहा है, ठीक है। तो आइसबर्ग का मतलब ये आइस का जो टुकड़ा है कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर, समुद्र के सतह के ऊपर रहता है, और कितना भाग समुद्र के पानी में डूबा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन से 1/9, 1/10, 1/6, 1/4, 1/9 भाग जो है समुद्र के सतह से ऊपर रहता है। मतलब इतना ये समुद्र के पानी में डूब जाएगा 1/9 भाग, और ये जो है इतना पार्ट समुद्र के 1/9 पार्ट जो है, देखिए इसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 8 पार्ट डूबा रहेगा और 1 पार्ट जो है ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो 1/9 पार्ट क्या होता है, समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। चलिए 80 प्रश्न देख लेते हैं। 80 प्रश्न कह रहा है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि आपके ऑप्शन से ए गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी कह रहा है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो आपके यहाँ जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए ये बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है कि ये घनत्व मतलब ये दाब जो बढ़ेगा भी तो दीवार को ऐसे बनाया जाता है, ऊपर में थोड़ा पतला है, नीचे थोड़ा मोटे होते जाता है। तो अगर इस पर अधिक दबाव भी पड़ेगा तो क्या होगा, दीवार को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए नीचे की दीवार को मोटा बनाया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना पारदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित होता है, और डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। 81 तो ये जो है घट जाता है। मतलब बर्फ़ पर जो आप देखते होंगे स्केटिंग ऐसे नहीं फिसलने वाली होती है, प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो आपका 81 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचती रहती है। चौराहे पर पानी के फुहारे में जब आप ऐसे पानी नीचे गिरता है जहाँ, तो वहाँ जो है फुहारा से देखते हुएगा एक बबल टाइप का बन जाता है। गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी कह रहा है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, और सी कह रहा है कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, और डी कह रहा है कि पानी की श्यानता के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो असल में पानी का जो वेग होता है अधिक होने के कारण दाब घट जाती है, जिस कारण गेंद नाचती, फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। 83 कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि हिमखंड से यहाँ अर्थ है बर्फ़ से बहुत बड़ा जो हिमखंड होता है, बर्फ़ का जो शिला होता है, चट्टान होता है, खंड होता है, शीर्ष की अपेक्षा नीचे ले स्तर से पिघलता है। मतलब देखिए बर्फ़ का ऐसे पहाड़ है तो ये ऊपर से न पिघल करके इसके निचले पार्ट से ही निचले तल से पिघलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन से निचले तल का तापमान अधिक होता है,
बी कह रहा है कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है, और सी कह रहा है कि बर्फ वास्तविक ठोस नहीं, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, तो लगभग इस चीज़ से आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बातें कि निचले तल का, देखिए यहाँ जो इतना, यहाँ जो भी तल है उस पर इतना मोटा मतलब तल का क्या हो रहा है, भार हो रहा है, भार पड़ रहा है, तो निचले तल पर दाब क्या हो जाएगा, दबाव क्या होगा, अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो क्या होगा, गलनांक कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, इसलिए निचले वाला पार्ट जो क्या होगा, हिमखंड का शीर्ष की अपेक्षा निचले वाला तल जो होता है वो पिघलता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। जैसे आप अगर कभी ये समझ लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसमें भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जब आप कभी दलदल में फंस जाएं, सीधे खड़े हैं और दलदल में फंस गए, तो क्या होना चाहिए, आपको सो जाना चाहिए। सो करके फिर तब हल्ला कीजिए, लोगों को बुलाइए, तब लोग आएंगे तो आपको रस्सी बांध के ऐसे गर्दन में खींचेंगे गर्दन में रस्सी बांध कर खींचेंगे, फिर क्या होगा, फिर आप वहाँ से बाहर भी आ जाएंगे तो इतने ऊपर चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। तो गर्दन में नहीं, कमर में बांधेंगे। तो क्या होगा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। सी कह रहा है कि दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कारण सही है। तो ये क्षेत्रफल अधिक होने के से दाब क्या होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आप कोई कील देखते हैं, कील क्या होता है, कील जो है उसका जो मतलब पार्ट होता है ये वाला, ये क्या होता है, थोड़ा इसको नुकीला बनाया जाता है, चोख बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या इसका जब नीचे वाला क्षेत्रफल अधिक होगा, इसको जो हम लोग हथौड़ी से ऐसे ठोकेंगे तो ये ऐसे धंस जाता है। तो यही बातें होती है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, तो दाब क्या हो जाएगा, अधिक पड़ेगा, और वो धंस जाएगा इस तरह से कील। तो ये चीज़ याद रखिए, जब आप लोग दलदल में फंसे तो वहाँ सो जाएं, अंदर घुस, तब आप बच जाएंगे। चलिए 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। 85 कह रहा है कि बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन से ये है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बी कह रहा है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। सी कह रहा है कि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। और डी कह रहा है कि दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। दाब व गलनांक में संबंध है, क्योंकि जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका जो है 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है, यहाँ दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटेगा और दोनों क्या होगा, आपस में चिपक जाएंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 86 प्रश्न जो है क्या कह रहा है, 86वां प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। 86 कह रहा है कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। ऐसा आप देखे भी होंगे गांव घर में या शहरों में भी, जो जब तेज आंधी आती है तो जो फूस या टीन की छत होती है उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, छत का आकार जटिल होता है। बी छतें कसकर बंधी नहीं होती। सी कह रहा है कि छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। और कह रहा है कि फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। ऐसा नहीं होता है। ये जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये जो है आपका क्या है, घर है, इस पे जो क्या लगा हुआ है ऐसे, ये जो है टीन का लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर से ऐसे हवा चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। बहुत तेज़ हवा चलेगी तो यहाँ का जो हवा होगा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो खाली हो जाएगा। और नीचे जो है ये घर का, ये तो सामान्य स्थिति में, यहाँ तो जो पहले से हवाएं थी उसी कंडीशन में थी। जब ऊपर क्षेत्र खाली होगा तो ये हवा जो है निकलना चाहेगा, बड़ी स्पीड में निकलेगा, तो ये क्या करेगा, छत को उड़ा ले जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ें होती है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न क्या होता है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे कि आपके ऑप्शन से है वह झटकों को अवशोषित कर सके। बी कह रहा है कि फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए। सी कह रहा है कि पटरियाँ समानांतर बनी रहे। और डी कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो
तो असल में देखिए जो पटरी है, ऐसे पटरी होती है और उसको जो नीचे होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंक्रीट से ऐसे जमाते हैं, कंक्रीट लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर कंक्रीट नहीं लगाएंगे, इस पर जो है रेलगाड़ी की भार ज़्यादा हो जाएगा, अधिक होगा, तो ये पटरी नीचे धंस जाएगी तो रेल पलट जाएगी, फिर दुर्घटना हो जाएगा। दुर्घटना से बचना है, इसीलिए उसके नीचे जो है कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे उस पर क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा। दबाव कम होगा तो रेलगाड़ी द्वारा दुर्घटना नहीं होगा। तो आपका जो है 87 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इससे पहले जो छत को उड़ने वाले जो क्वेश्चन था तो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा ये। तो देख लीजिए, कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन से ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, बी कह रहा है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ रक्तदाब घटता है, और सी कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, और डी कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। असल में ऊंचाई बढ़ने से क्या हो जाती है, वायुमंडलीय दाब घट जाती है। अगर वायुमंडलीय दाब घटेगी और आपके अंदर में जो प्रेशर है वो तो सेम रहेगा, बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाती है वो तो सेम रहेगा, तो वो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर से जो नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। तो आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। 88। 89 कह रहा है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये देखिए वही सेम क्वेश्चन है। हवाई जहाज़ में जो है बर्नौलीज का आपने थ्योरम पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड संबंधी आपको परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, या आगे वो कहीं ना कहीं टकराएगा ही। कह रहा है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? आपके ऑप्शन से ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, भी है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, जब वृद्धि होगा तो निकलेगा ही नहीं स्याही से। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस जो भी ऊपर से आप प्रश्न ने देखा कि छत क्यों उड़ जाती है, फाउंटेन पेन से स्याही क्यों गिर जाती है, या इससे जस्ट पहले वाले जो हम लोगों ने प्रश्न देखे थे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इससे पहले वाले जो हम लोगों ने प्रश्न देखा कि पहाड़ पर जो है व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ये लगभग सारा एक ही थ्योरी पर क्वेश्चन है। तो हवाई जहाज़ में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ठीक है, इसीलिए फाउंटेन पेन से जो है स्याही बाहर निकल जाती है और आपका कपड़ा गंदा हो सकता है। इसलिए आप जब हवाई जहाज़ में चढ़े तो फाउंटेन पेन लेकर के ना जाएं, ये चीज़ याद रखें। चलिए 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 90 कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा? तो ये जो है 2% क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 92 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न। 90 हमने देख लिया, 92 कह रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आपके ऑप्शन से ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः जल उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है, बी कह रहा है कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, सी कह रहा है कि पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये होता है कि वायु, जैसे हम लोग पहाड़ पर चलते हैं, वहाँ जब आप पानी उबालेंगे, जो पानी का उबलने का टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पहाड़ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचने से पहले ही क्या होता है, पानी उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाएगा पहाड़ पर, तो क्या होगा, अतः उबलने की बिंदु जो होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। 100 डिग्री से पहले ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 92 कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन होता है उसका जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो दाब होता है, साबुन का बुलबुला आप देखते होंगे इस टाइप का गोलाकार बनता है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, दाब होगा। तो उसमें क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, जो वायुमंडल का दाब है उससे अधिक होगा। सी कह रहा है, बी कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब से कम होगा,
सी कहा है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और डी कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब का आधा होगा। अब सोचिए, अगर ये बुलबुला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ये क्या है? बुलबुला है, और आप देखते होंगे ऐसे साबुन का बुलबुला बनता है, वो फूट जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है। दाब अगर ज़्यादा होगा तो ये बाहर की ओर जो है दबाव लगाएगा, दबाव देगा इस अपने दीवार पर, और ये दीवार पर जब दबाव लगाएगा और ये वायुमंडलीय दबाव के बराबर होगा तो ये फूटेगा नहीं। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो इसको धकेल देगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये बुलबुला फूट जाएगा। तो इसीलिए फूटता क्यों है? अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 92 का ए। 93 का कि जब हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जब दलदली सड़क होता है वहाँ हम लोग क्यों फिसलते हैं? आपका ऑप्शन सही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बी है आपेक्षिक वेग। सी कह रहा है कि घर्षण की कमी। डी कह रहा है कि घर्षण की अधिकता। जब अधिकता होगा घर्षण की तो क्यों फिसलेंगे भाई साहब, है कि नहीं? तो घर्षण की कमी के कारण क्या हो जाता है? दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी हो जाती है। और जब घर्षण 93, हाँ, घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। जब घर्षण कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, है कि नहीं? दुर्घटना हो जाएगा। इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, बैरोमीटर हम लोग क्या मापते हैं? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? हम लोग वायुमंडलीय दबाव मापते हैं कि नहीं? यहाँ बैरोमीटर का पारा कह रहा है कि अचानक गिर जाता है, तो किस बात का द्योतक, मतलब किस बात को ये चिन्हित करता है? आंधी या झंझावात की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरता है, अचानक, तो आंधी या झंझावात की संभावना बढ़ जाती है, इसकी संभावना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से। कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा, कोई पॉलीथीन का गुब्बारा है, उसको क्या किया हमने? हाइड्रोजन गैस उसमें भर दिए और पृथ्वी के तल से उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से वो क्या होगा? एक गुब्बारे के आसमान में कमी आएगी, गुब्बारे के आपाम में कमी आएगी, गुब्बारे के आपाम में कमी आएगी। बी कह रहा है कि गुब्बारे चपटा होकर चिपका प्रकार के आकार में आएगा, चक्रिका प्रकार में आएगा। और सी कह रहा है कि गुब्बारे के आपाम में वृद्धि होगी और गुब्बारे का आपाम व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो 95 का जो है आपका सी ऑप्शन, गुब्बारे के आपाम में वृद्धि हो जाएगी, याद रखेंगे इसको। 96 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। 96वां प्रश्न कह रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं उससे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी कह रहा है कि पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी कह रहा है कि पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए जो है पर्वतों पर सांस लेना कठिन महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों गिरेगा? ऑप्शंस है, वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी कह रहा है कि ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। सी कह रहा है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। और डी कह रहा है कि वहाँ पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? निम्न हो जाता है। मतलब जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, मतलब कम होता है, इसलिए पारा गिर जाएगा।
चलिए 98 नंबर देखते हैं। 98 कह रहा है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ता है। हवाई जो पट्टी होती है आप देखते होंगे, हवाई जहाज पहले हवाई पट्टी पर दौड़ लगाती है, कुछ देर दौड़ती है, फिर जाके ऐसे फ्लाई करती है, ऊपर उठती है, उड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? ए ऑप्शन है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, बी है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, सी कह रहा है कि वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, और डी कह रहा है कि वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो असल में कार्यकारी जो उस पर वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुदाब उस क्या होगा, बढ़ेगा, उसको उड़ने में, फ्लाई करने में आसानी होगी। इसीलिए जो है उड़ने से पहले हवाई जहाज जो हवाई पट्टी होती है उस पर दौड़ लगाती है, दौड़ता है। चलिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि आपके ऑप्शन से ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी कह रहा है कि वायु दाब बढ़ जाता है, सी कह रहा है कि हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, और डी कह रहा है कि वायु दाब घट जाता है। तो असल में वायु दाब देखिए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा एक बैलून है, गुब्बारा है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको हम लोग उड़ाते हैं, तो ऊपर जा कर के ये आसमान में क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है ये बाहर की तरफ दबाव डाल रही है और वायुमंडल जो है इसको इधर दबाव डाल रही है। लेकिन जब वायु दाब घट जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको धकेल देगा, तो ये फैलेगा, ये जो सतह है ये बाहर फैलेगा, फैलते फैलते क्या होगा, एक अवस्था में फट जाएगी, तो वायुदाब घट जाता है, इसीलिए ये घटनाएं होती है। चलिए 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 100वां प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, बिल्कुल यहाँ भी प्रेशर कुकर में भी प्रेशर मतलब वायु दाब से संबंधित ही बातें हैं। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि आपके ऑप्शन से ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, बी कह रहा है कि चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, और सी कह रहा है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, और डी कह रहा है कि प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। देखिए असल में होता क्या है, प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो बिल्कुल बंद होता है, और उसमें हम लोग जब खाना बनाने के टाइम में क्या करते हैं, उसमें हीट देते हैं, तो क्या होता है, दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, उस पे पानी पे जो दबाव बढ़ता है और हीट उस पे लग रहा है, तो उसका जो पानी का ताप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण खाना जो है कम टाइम में पक जाता है। तो आपका 100 का सी ऑप्शन सही होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य जो है, सूर्य बहुत पहले से क्या हो रहा है, मतलब हम लोग को रोशनी दे रही है, ऊर्जा दे रही है कि नहीं, हीट दे रही है, तो उसमें जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से उतना एनर्जी सूर्य के पास आता है। आपके ऑप्शन से नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी कह रहा है कि नाभिकीय संलयन द्वारा, सी कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, और डी कह रहा है कि अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो आपका ये नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के चार हाइड्रोजन क्या होता है, संलयित होकर एक हीलियम बनाती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य को क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, और वही ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, जिस कारण सूर्य जो है ऊर्जा दे रही है। चलिए 102 प्रश्न देखते। कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे, आयनन द्वारा, आपके ऑप्शन से आयनन द्वारा, बी कह रहा है कि नाभिकीय संलयन द्वारा, सी कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, और डी कह रहा है कि ऑक्सीजन द्वारा। अभी हम लोगों ने ये प्रश्न देखा है, बस थोड़े से शब्द का मीनिंग थोड़ा चेंज किया हुआ शब्दों से। तो बस सूर्य जो, मतलब ये समझिए कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए क्या होता है, सूर्य हम लोगों को ऊर्जा देती है। तो याद रखेंगे सूर्य में जो है क्या है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। बार बार रिपीट कर देते हैं। देखिए 103 नंबर प्रश्न 103 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है क्या परिवर्तित करता है, आपके ऑप्शन से वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, भी कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में, सी कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी कह रहा है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो ये जो है डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो को आप देखे होंगे किसी मशीन या किसी जनरेटर से लगा करके उसको बहुत स्पीड में चलाया जाता है, तो डायनेमो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। डायनेमो याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 104 प्रश्न देखते हैं। कारण प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का और यांत्रिकी ऊर्जा का। तो जानते हैं विद्युत ऊर्जा को जो हम लोग जो है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है विद्युत ऊर्जा में कर लेते हैं। आपसे एक प्रश्न है, जो हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट पे जो है किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, ये आपका ये प्रश्न है। इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 105वां प्रश्न कह रहा है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। क्या आपके ऑप्शन से गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है संचित ऊर्जा और डी है विखंडन ऊर्जा। ये जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है ऐसे पदार्थों में, याद रखेंगे। 106 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चलती हुई गोली, भैया अगर ये चल रही है तो गतिज ऊर्जा तो होगी। 100 कह रहा है कि बहता हुआ पानी, अगर किसी डैम से पानी बह रही है, गिर रही है, तो पानी में गतिज ऊर्जा तो होगी, पानी बह रहा है तो होगा ही। चलता हथौड़ा, जब हथौड़ा चलेगा तो उसमें भी गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वही क्या होता है, गतिज ऊर्जा। डी कह रहा है कि खींचा हुआ धनुष, बिल्कुल नहीं, खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो आपका 106 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप मुझे, जब ये प्रश्न हमने बताया, एक प्रश्न है आप लोगों से कि जो बांध होता है उसमें क्या होता है, ऐसे डैम बना करके पानी को कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है होती है ये बताएं। 107 कह रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए चल वस्तु का मतलब है यही चलता हुआ वस्तु, मतलब गतिज अवस्था में है, कि गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। आपके ऑप्शन से दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, और डी कह रहा है कि 3 गुना बढ़ जाती है। देखिए चल रही वस्तु तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक एनर्जी का जो होता है वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी होता है ½ mv² है, और यहाँ उसकी गतिज ऊर्जा मतलब भी को हम लोग क्या कर देते हैं, दुगुना करते हैं। तो दुगुना करने के बाद क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ m, और यहाँ भी क्या होगा, दुगुना करेंगे तो 2v² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ½ होगा, m है ही और 2v है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4v हो जाएगा, 4v²। और पहले कितना था, ½ mv², यहाँ हम लोग ½ mv² करेंगे। देखिए ये v² से v² कट जाएगा, ये m से m कटेगा, ½ से ½ कट जाएगा, बोलिए 4 बच रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही होगा, आपका चौगुनी हो जाएगा, मतलब 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। 108वां प्रश्न देख लेते हैं। 108वां प्रश्न क्या कह रहा है, 108 कह रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि जब सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं तो ऊर्जा अधिक खर्च होती है, क्यों होता है ऐसा। आपके ऑप्शन हैं, ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। सीढ़ी का मतलब कोई छत है, ऐसे इस पर सीढ़ी लगा हुआ है तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे छत हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी अपने तरफ लगाती है कि नहीं। कह रहा है कि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, बी कह रहा है कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, और सी कह रहा है कि व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, और डी कह रहा है कि व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है।
तो असल में व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब ये इधर बल लगा रही है और ऊपर जा रहे हैं तो आप इधर बल लगा रहे हैं। जब अपोजिट, जैसे ये छोड़िए, ये तो अर्थ, गुरुत्व बल क्या होता है? जो पृथ्वी आप पे बल लगाती है, जिस बल से आपको खींचती है अपने ओर। मतलब यहाँ से आपको कोई खींच रहा है, सपोज करिए आप इधर जा रहे हैं और आपको कोई इधर खींचेगा, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप ज़्यादा बलशाली होंगे तो इधर जाएंगे। तो यहाँ हम लोग इससे जी से तो ज़्यादा बलशाली हैं तो ऊपर चल जाते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ बल से तो खींचता है हमें। तो इसलिए क्या होता है कि ऊर्जा अधिक खर्च होती है। तो आपका जो है 108 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी कह रहा है कि लॉ सातेलिए का नियम, सी कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और डी कह रहा है कि प्रासरण का नियम। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है 109 का पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये कहता है द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब द्रव्य जो है न सृजित की जा सकती और न ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें ये बताता है, याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए 110वां प्रश्न देख लेते हैं। 110 का रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में जो सेल्फ स्टार्ट होने वाली गाड़ी होती है ना, वही स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के आधार पर नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का नियम, और डी कह रहा है न्यूटन का नियम। तो ये जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। 110 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेलगाड़ी की पटरियां जो अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। बी कह रहा है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। सी कह रहा है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। और डी कह रहा है कि रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सके। ऐसा क्यों होता है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 112वां प्रश्न। 112 प्रश्न है साइकिल चलाने वाला मोर लेते समय क्यों झुकता है? आप भी जब साइकिल चलाते हैं तो जब रोड सीधे होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कहीं मोड़ लेती है तो हम लोग क्या करते हैं? झुकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी कह रहा है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। सी कह रहा है कि वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। सी कह रहा है कि वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। तो असल में वह झुकता इसलिए है, जब रोड पर ऐसे कर्व होता है तो वह झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। बिल्कुल, अगर हम लोग इसे अंदर की ओर नहीं झुकेंगे, आधार जो अंदर की ओर नहीं बनेगा, तो हम लोग इधर फेंका जाएंगे। तब तो होता है, आप देखते होंगे जब आप पहले गाड़ी सीख रहे थे और ऐसे पता नहीं था, बहुत स्पीड में से चला के आया, कर पे जाके क्या होता था, जाना था इधर लेकिन आप फेंका गए उधर। ऐसा हुआ है आपके साथ? आप मुझे कमेंट करके बताइए ऐसा हुआ है कि नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं भी देखा हूँ ये चीज़ें। तो 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है, बिल्कुल झुकता है। क्यों नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा तो फेंकाएगा, है कि नहीं? तो अंदर की ओर झुकता है, याद रखेंगे। 114 कह रहा है कि जब दूध को
प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? 114 का देखिए आपके ऑप्शन अपकेंद्री बल, बी है अभिकेंद्री बल, सी है गुरुत्व बल और डी है घर्षण बल। देखिए घर्षण बल तो आपको जानते ही हैं, गुरुत्व बल भी जानते हैं। तो ये जो दूध में जब उस पर हम लोग क्या करते हैं, मथते हैं, तो उससे क्रीम जो निकलते हैं वो अपकेंद्री बल से के कारण निकलती है। इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दूध में से जो हम लोग क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं मथ करके, उसे उसमें अपकेंद्री बल काम करता है। 114 का पहला प्रश्न आपका सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए 115 कह रहा है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? आपके ऑप्शन है ए अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी कह रहा है कि अपकेंद्री बल पानी के वजन से कम होता है, और डी कह रहा है कि बाल्टी के उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, और डी कह रहा है कि पानी और बाल्टी के बीच का संचयन बल अधिक होता है। असल में अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। 115 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके प्रश्न क्या है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, नहीं आप जैसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है? अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ जैसे आप खड़े होते हैं, आप ऐसा किए होंगे, अपने हाथ में बाल्टी पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? ये बाल्टी होता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं बाल्टी को, ये होता है ना, और इसमें ऐसे लगा होता है, इसको पकड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, बड़ी तेज़ी से ऐसे झुमाते हैं। जब ये ऊंचे पार्ट पे आता है यहाँ भी, तो पानी नीचे गिर जाना चाहिए, फिर भी ये क्यों नहीं गिरता? इसीलिए नहीं गिरता है कि अपकेंद्री बल जो होता है, मतलब इस पे जो अपकेंद्री बल ऐसे लगता है पानी पर इधर की ओर, वो क्या होता है, पानी के वजन जो नीचे की ओर लगा रही है पानी गिरने के लिए, उससे अधिक हो जाता है, जिस कारण पानी नहीं गिरता है। 116 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन, देखिए अभी हमने देखा कि दूध से जो हम लोग क्रीम निकालते हैं उसमें अपकेंद्री बल का यूज करते हैं, है कि नहीं? 114 का हमने क्या देखा था, ए ऑप्शन देखा था। और ये जो है देखिए वॉशिंग मशीन आ गया। वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है, अपकेंद्री है, अपोहन है, इसमें हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, अपकेंद्रन है और विसरण है। तो असल में अपकेंद्रन का ये काम करती है, ठीक है, इसीलिए कपड़ा इसमें साफ हो जाता है। 117 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर, याद रखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, अपकेंद्रन सिद्धांत पर। 117 कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तब तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, है कि नहीं? तो कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन से यह पृथ्वी के निकट है, बी कह रहा है कि यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, क्या यह कारण हो सकता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? सी कह रहा है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह कौन कारण हुआ? डी कह रहा है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए। तो आपके 117 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ये डी ऑप्शन ही सही होगा। मतलब चंद्रमा पर जो है वायुमंडल क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग होता है, इसके वेलोसिटी उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, वायुमंडल नहीं उपस्थित है चंद्रमा पर। 118 नंबर प्रश्न। 118 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर ही कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन से ए रॉकेट, बी है हेलीकॉप्टर, सी है जेट और डी है विमान। तो असल में ये जेट, ये जो है रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर जेट जो होता है वो काम करता है। चलिए 119 देख लेते। कह रहा है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा?
इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिस वेग से अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर उछाल देंगे, जैसे कोई चीज़ आप फेंकते हैं ऊपर की ओर उछालते हैं, तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो क्या होता है, कुछ ऊंचाई पर गया और यहाँ से ढब से नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हो जाता है? लेकिन एक ऐसा भी वेग होता है, अगर आप उतना वेग से आप फेंक सके तो क्या होगा, वस्तु ऊपर ही चली जाएगी। उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर कोई चीज़ फेंक दिए तो समझिए वो पृथ्वी, मतलब वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको पार करके ऊपर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर 119, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में जब आप 1 गनेंगे 1, तब तक बुझिए आपका जो घर है वहाँ से 11 किलोमीटर चला जाना चाहिए। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? आपके ऑप्शन है 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा और है 28 घंटा। तो जो भू स्थिर उपग्रह है उसका आवर्तकाल जो होता है ये 24 घंटे का होता है। 120 नंबर प्रश्न देखिए। 121वां प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, आपके ऑप्शन से ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी कह रहा है कि 2 घंटे बाद लौट जाएगा, सी कह रहा है कि 24 घंटे बाद लौट आएगा। मतलब वे 24 घंटे वेट करेगा ऊपर में जा करके और फिर आपके लिए लौटेगा। ठीक कह रहा है, कुछ निश्चित नहीं है। तो असल में इस प्रश्न का जवाब इससे पहले दिया जा चुका है, तो मैं आशा करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। इसका जवाब मैं बताने वाला नहीं हूँ। ये जो आपका लूसेंट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट में हम लोग देख रहे हैं जो यांत्रिकी मैकेनिक्स है उसको देख लिए। उसमें 120 प्रश्न हमने देख लिया, उसका आंसर भी बता दिया गया है, एक्सप्लेन भी कर दिया गया, और 121वां आपको देना है। और अब जस्ट इसका तीसरा वीडियो आएगा लूसेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का, उसमें हम लोग 122वां प्रश्न से देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, और आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए लूसेंट का वो भी बताइए, कोई अदर बुक्स भी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।